मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चमौली दौरा। थराली में 3 दिवसीय शौर्य महोत्सव का करेंगे शुभारंभ। सुबह 11:30 बजे सीएम धामी पहुंचेंगे थराली। हरिद्वार जमीन घोटाले में कुछ बड़े अफसर रडार पर। सूत्रों के मुताबिक प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी को सौंपी जाएगी जांच। सीएम धामी ने कहा, कोई नहीं है कानून से ऊपर। उत्तराखंड में असुरक्षित रोपवे ट्रॉलियों से मुक्ति की ओर बढ़ा कदम। 30 स्थानों से हटाई जाएगी रोपवे ट्रॉलियां। पीडब्ल्यूडी करेगा पैदल मार्ग और पुल का निर्माण। निर्जला एकादशी पर गंगा में डुबकी लगा रहे श्रद्धालु। गंगोत्री में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग और ऋषिकेश और हरिद्वार में गंगा स्नान कर रहे श्रद्धालु। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का चमौली नैनीताल का दौरा। आज चमौली में शौर्य महोत्सव में करेंगे शिरकत। नैनीताल में कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे सीएम। मानसखंड परियोजना का करेंगे निरीक्षण। बास्केटबॉल कोर्ट का करेंगे शुभारंभ। खिलाड़ियों को किट भी वितरित करेंगे मुख्यमंत्री धामी। तो ये जानकारी आप तक पहुंचा दें। आज सीएम का कार्यक्रम चमौली से लेकर नैनीताल तक। चमौली नैनीताल दौरे पर रहेंगे। बास्केटबॉल कोर्ट का शुभारंभ करेंगे। उसके बाद वहां पर मौजूदा खिलाड़ियों को किट का वितरण भी करेंगे। साथ ही चमौली में निकलने वाली शौर्य यात्रा में शिरकत भी करेंगे। तिरंगा यात्रा बड़े स्तर पर निकाली जा रही है पूरे उत्तराखंड में। सेना के सम्मान में ये शौर्य यात्रा, जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। सीएम धामी का चमौली नैनीताल का दौरा। चमौली में शौर्य महोत्सव में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। नैनीताल में कई कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे। बास्केटबॉल कोर्ट का शुभारंभ करेंगे। उसके बाद खिलाड़ियों को किट का वितरण भी करेंगे। तो चमौली में शौर्य महोत्सव में करेंगे शिरकत। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने माउंट एवरेस्ट को विजय करने वाले युवा पर्वतारोहित रोहित भट्ट को सम्मानित किया। सीएम धामी के सामने रोहित भट्ट ने अब तक की विभिन्न पर्वतारोहण यात्राओं और अनुभवों को साझा किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्वतारोही रोहित भट्ट को एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक आरोहण की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रोहित भट्ट जैसे साहसी युवाओं पर उत्तराखंड को नाज है। कठिन पर्वतीय चुनौतियों को पार करके ये आगे बढ़े, बल्कि हर युवा के हृदय में आत्मविश्वास का भाव भी इन्होंने जगाया। खबर चमौली से है, जहां बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक लेते हुए केंद्र पोषित योजनाओं की समीक्षा की। सभी अधिकारियों को आपसी सामंजस्य और तालमेल बनाकर गुणवत्ता के साथ संचालित योजनाओं को पूरा करने के निर्देश दिए। मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पीएम आवास, पीएमजीएसवाई, सड़क जल जीवन मिशन समेत कई योजनाओं की समीक्षा की। साथ ही आपसी समन्वय से विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। चमोली जिले में बहुत सारी योजनाओं पर हम लोग काम कर रहे हैं और जिस प्रकार से हमने पहले भी चमोली जिले में जब चुनाव के दौरान भी हमने यहाँ के लोगों को वादा किया था कि हम लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में चमोली में एक मेडिकल कॉलेज हो, और उसके लिए प्रयास भी चल रहा है। मैं सभी अपने चमोली ज़िले के नागरिकों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले जल्दी कुछ समय के अंदर चमोली ज़िले में जो हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज का वादा किया उसको भी पूरा करेंगे। औली को एक विश्व स्तरीय जो हमने कहा है कि वो डेस्टिनेशन बनेगा, उसकी तैयारी चल रही है। उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, भारत सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं। जो केंद्रीय खेल मंत्री हैं मनसुख भाई मांडविया, उनसे भी इस बारे में चर्चा हुई है, उस पर काम कर रहे हैं। दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की बैठक हुई। आगामी 2027 विधानसभा चुनावों की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। बैठक में राहुल गांधी ने सभी शीर्ष नेताओं को कलेक्टिव और डिसिप्लिन्ड राजनीति के तहत काम करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को प्रदेश के हर वंचित, शोषित और पिछड़े वर्ग के साथ खड़े रहना,
हर लड़ाई और जरूरत में कांग्रेस की भूमिका निर्णायक होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी गरीब और कमजोर वर्गों के साथ मजबूती के साथ खड़ी रही है। ट्रॉली मुक्त उत्तराखंड बनाने के लिए खास प्रस्ताव तैयार किया गया है। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज पांडे ने कहा कि पहाड़ों में बारिश के समय कई बार पुल टूट जाते हैं, लोग एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस नहीं कर पाते। टेम्पररी व्यवस्था में ट्रॉली लगाई जाती है। स्थानीय लोगों को कई तरह की असुविधा का सामना करना पड़ता है। 30 जगहों पर ट्रॉलियां चिन्हित की गई हैं। ज्यादातर पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली में है। यहां पर जल्द ही पुल का निर्माण होगा। पहाड़ों में कई जगहों पे जब पुल टूट जाते हैं या बारिश का टाइम होता है तो लोग क्रॉस नहीं कर पाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उसमें हम लोग टेम्परेरी रूप में ट्रॉली लगाते हैं। जहां ऐसा देखा गया है कि कई सालों से कुछ जगहों पर ट्रॉलियां चल रही हैं, क्षेत्र के जो लोग हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, उनको बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है क्रॉस करने के लिए, और हम बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। इसी को देखते हुए लास्ट ईयर ये PWD के द्वारा ये प्रयास किया गया था कि पूरे प्रदेश में जितनी ट्रॉली हैं उनको हम हटा के उनकी जगह पे पैदल पुल या मोटर पुल या कोई भी अच्छा अरेंजमेंट जिससे लोगों को सहूलियत हो वो किया जाए। उसी के क्रम में टोटल 30 लोकेशन पे ट्रॉलीज आइडेंटिफाई की गई थी पूरे प्रदेश में। उसमें मेनली पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली में थी। तो उनमें से 29 लोकेशन पे हमने सैंक्शन कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही हम उस पर पुल का निर्माण कर लेंगे। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा का रिजल्ट जारी किया है। हाई स्कूल में 83% छात्र छात्राएं पास हुए। इंटरमीडिएट में 96% रिजल्ट रहा। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष शमून कासमी ने कहा कि मदरसा बोर्ड लगातार बेहतर रिजल्ट दे रहा है। पंचायतों को संकट से निकालने के लिए उप समिति गठित। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल बनाए गए अध्यक्ष। बता दें कि मंत्री रेखा आर्य और सौरभ बहुगुणा सदस्य बनाए गए। 15 दिनों में समिति सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। 7 जून को समिति की बैठक होगी। ओबीसी आरक्षण को भी नहीं मिली मंजूरी। ये बड़ी खबर आपको दे दें, जहां कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और सौरभ बहुगुणा सदस्य 15 दिनों में समिति को रिपोर्ट सौंपनी होगी। 7 जून को समिति की एक बार फिर से बैठक होगी। ओबीसी आरक्षण को भी मंजूरी नहीं मिली। पंचायतों के संकट से निकालने के लिए उप समिति का गठन किया गया है। मंत्री रेखा आर्य और सौरभ बहुगुणा सदस्य बनाए गए हैं। 15 दिनों में समिति की रिपोर्ट सौंपनी होगी। हमारे साथ हमारी सहयोगी शुभांगी भट्ट जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। शुभांगी, इस खबर को लेकर के जानकारी दे, क्योंकि टीम का गठन कर दिया गया है और 7 जून को एक बार फिर से बैठक होनी है। बिल्कुल, देखिए, प्रदेश में हम देख रहे हैं कि पंचायत चुनाव लंबे समय से लटके हुए हैं। कहीं ना कहीं उसकी डेट्स आगे बढ़ रही थी और ऐसे में प्रशासकों की तैनाती की गई थी। हालांकि प्रशासकों का कार्यकाल जो है वो भी अब खत्म हो चुका है, जिसको लेकर एक अध्यादेश उनके कार्यकाल को बढ़ाने को लेकर राजभवन भेजा गया था, लेकिन बिना मंजूरी के ही वो जो है लौटा दिया गया। ऐसे में कहीं ना कहीं पंचायतें जो हैं अभी संवैधानिक संकट से जूझ रही हैं, क्योंकि ना वहाँ पर प्रशासक हैं, ना कोई अभी जिम्मेदार वहाँ पर है जो उनकी देखरेख करेगा। ऐसे में अब सरकार अपनी तरफ से तैयारी कर रही है, क्योंकि अब एक उप समिति का गठन कर दिया गया है, जिसमें मंत्री सुबोध उनियाल को अध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ साथ मंत्री रेखा आर्य और मंत्री सौरभ बहुगुणा को इसमें सदस्य बनाया गया है, जो कि 15 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट जो है सौंपेंगे। और 7 तारीख को इसकी पहली बैठक होनी है समिति की, जिसमें चर्चा की जाएगी कि आगे किस तरीके से इस पर अब रणनीति बनानी है या फिर किस तरीके से अब पूरा प्लानिंग जो है वो तैयार करनी है, क्योंकि इतनी सारी पंचायतें जो है अभी खाली पड़ी हुई है। ना चुनाव की कोई तारीख है और ना ही प्रशासक जो है अभी तैनात है, जिसको लेकर विपक्ष भी लगातार हमलावर है। ऐसे में 7 तारीख को इनकी बैठक होगी। 15 दिनों में इन्हें रिपोर्ट सौंपनी है और ओबीसी आरक्षण को लेकर भी अभी तक कोई जो है स्वीकृति नहीं मिली है, क्योंकि इस बार जो हमारी कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा रही थी कि पंचायत चुनाव को लेकर कोई ना कोई बड़ा फैसला जो है वो लिया जा सकता है, या फिर प्रशासकों के कार्यकाल आगे बढ़ाने को लेकर कोई प्रस्ताव लाया जा सकता है। लेकिन क्योंकि अब राजभवन से भी अब जो अध्यादेश था वो वापस आ चुका है बिना मंजूरी के, ऐसे में प्रशासकों की तैनाती भी नहीं हुई है, ओबीसी आरक्षण को अभी स्वीकृति भी नहीं मिली है। ऐसे में इन तमाम चीजों पर काम करने के लिए समिति का गठन किया गया है और 15 दिन के अंदर एक रिपोर्ट तैयार करके जो है ये तीनों मंत्री जिनको अभी इसका सदस्य बनाया गया है, सुबोध उनियाल जो कि अध्यक्ष है, वो इस पर रिपोर्ट तैयार करके 15 दिनों में सरकार को सौंपेंगे। बिल्कुल, देखिए, लगातार कांग्रेस भी इस पूरे मामले को लेकर के सरकार को आड़े हाथों ले रही है और इसे बता रही है कि कितना बड़ा संकट सरकार के द्वारा खड़ा किया जा रहा है।
बिल्कुल देखिए, विपक्ष लगातार पंचायत चुनावों को लेकर हमलावर है। उनका ये कहना है कि सरकार की गलती के कारण आज ये स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि काफी लंबा समय हो चुका है। विपक्ष लगातार ये बात कहता हुआ नजर आ रहा था कि आखिर क्यों पंचायत चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। हालांकि सरकार अभी भी और पहले भी ये कहती नजर आ रही थी कि हम चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है, जैसे ही डेट आएगी हम लोग उस पर चुनाव करवाएंगे। लेकिन अब जिस तरीके की स्थिति बन गई है, ना वहां पर कोई प्रशासक है, जो प्रशासक तैनात किए गए थे उनका कार्यकाल भी खत्म हो चुका है। ऐसे में प्रशासकों का कार्यकाल आगे बढ़ाने की कवायद के साथ ही, इसी उद्देश्य के साथ ही जो है प्रस्ताव राजभवन भेजा गया था, लेकिन वहां से बिना मंजूरी के ही लौटा दिया गया, क्योंकि कई सारे रूल्स हैं, कई सारे प्रोटोकॉल्स हैं। ऐसे में अब कहीं ना कहीं जो ये संकट है, इससे किस तरीके से निपटा जा सकता है, सरकार इस पर अब प्रयासरत है। और यही कारण है कि ये समिति इसी उद्देश्य के साथ बनाई गई है कि अब आगे किस तरीके से इस पर काम करना है। नए अध्यादेश बनाने की तैयारी भी हो रही है कि नई तरीके से कैसे इस संकट से निपटा जा सकता है, क्योंकि कई सारी पंचायतें अभी खाली पड़ी हैं, ना कोई प्रशासक है, ना कोई देखरेख के लिए है और ना कोई चुनाव की आगामी तारीख है। ऐसे में अब जल्द से जल्द इस संकट से बाहर आ सके, इसको लेकर ये जो तीनों मंत्री हैं इनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। 15 दिन के अंदर ये रिपोर्ट सौंपेंगे और कल यानी कि 7 तारीख को एक बड़ी बैठक होगी, जिसके अंदर ये तीनों जो मंत्री हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है वो इसमें शामिल रहेंगे और अन्य विभागीय लोग इसमें शामिल रहेंगे और आगे की जो रणनीति है वो तय करते नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शुभांगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बता दें कि राजभवन से पंचायती राज एक्ट संशोधन विधेयक को वापस भेजने से उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायतों में संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। राज्य की ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों में अब ना तो प्रशासक है, ना ही निर्वाचित बोर्ड, जिस पर कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने राज्य में पंचायती व्यवस्था को तार तार कर दिया। उत्तराखंड की पंचायतों में नहीं कोई प्रधान, कांग्रेस ने साधा निशाना तार तार संविधान। पंचायती राज संशोधन विधेयक राजभवन ने लौटाया, त्रिस्तरीय पंचायतों में संवैधानिक संकट गहराया। प्रदेश की पंचायतों में प्रशासकों की पुनर्नियुक्ति संबंधी अध्यादेश को राजभवन ने बिना मंजूरी के लौटा दिया है। विधायी विभाग की आपत्ति का निपटारा किए बिना ही अध्यादेश राजभवन को भेजा गया, जिसे राजभवन ने वापस भेज दिया है। राजभवन ने इसका विधिक परीक्षण किए जाने के बाद अध्यादेश को लौटाया है, जिससे पंचायतों में संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। प्रदेश की 7,478 ग्राम पंचायतों, 95 क्षेत्र पंचायतों और 12 जिला पंचायतों में अब ना तो प्रशासक हैं, ना ही निर्वाचित बोर्ड। राज्य में पहली बार इस तरह की स्थिति बनी है। अब उत्तराखंड सरकार के सामने दो ही विकल्प हैं, या तो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर एक्ट में संशोधन करे या फिर चुनाव कार्यक्रम जारी करे। लेकिन अभी सरकार की ओर से इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। ऐसे में कांग्रेस ने तीखा हमला बोलते हुए बीजेपी और सरकार पर संविधान की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि समय रहते पंचायत चुनाव पर फैसला नहीं लिया गया और पंचायतों में प्रशासक भी तैनात नहीं हैं, जिससे साफ है कि बीजेपी सरकार राज्य में पंचायती व्यवस्था को बर्बाद करने पर तुली है। वहीं बीजेपी का कहना है कि पंचायतों के संबंध में शासन स्तर पर जल्दी ही फैसला लिया जाएगा। राज्यपाल ने उसमें विधिक राय लेने के बाद जो त्रुटि इंगित की है, जो कमी बताई है, उस कमी की वजह से निश्चित रूप से आज प्रदेश में संवैधानिक संकट है। और ये संकट भाजपा की लापरवाही के कारण हुआ है कि पंचायतों के चुनाव को जिस प्रकार से लगातार टाला गया। भाजपा सरकार पंचायतों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का लगातार उल्लंघन करती रही है। सरकार पंचायत चुनाव कराने के लिए गंभीर है और उस दिशा में कार्रवाई भी हो रही है और जल्दी ही सरकार इसमें कोई सकारात्मक निर्णय लेगी। जो भी संवैधानिक व्यवस्था है उस संवैधानिक व्यवस्था के तहत कार्रवाई की जाएगी। और सरकार ने पहले भी प्रयास किया था, कुछ आरक्षण का मामला है, तमाम मामले तय करने हैं, उसके बाद पंचायत चुनाव में आगे की प्रगति होगी। और पंचायत राज में सरकार हमेशा सरकार संविधान की समर्थक रही है। उत्तराखंड में हरिद्वार को छोड़कर प्रदेश के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत का कार्यकाल पिछले साल नवंबर महीने में समाप्त हो चुका है, लेकिन चुनाव की स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण उत्तराखंड सरकार ने पंचायतों को प्रशासकों के हवाले कर दिया था। अब प्रशासकों का 6 महीने का कार्यकाल भी समाप्त हो गया, लेकिन ना तो प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने पर फैसला हुआ, ना ही चुनाव पर। ऐसे में पहली बार हुआ है कि राज्य की पंचायतें मुखिया विहीन हो गई हैं, जिससे विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। देखना होगा कि पंचायतों को लेकर खड़े हुए इस संवैधानिक संकट का
सरकार कब तक समाधान निकालती है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट और अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून शाखा द्वारा आयोजित मानक संवाद कार्यक्रम में मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की। बता दें कि प्रदेश के कृषि एवं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने मानक संवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम भारत मानक ब्यूरो देहरादून शाखा ने आयोजित किया। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मानक संवाद जैसा आयोजन देश में गुणवत्ता संस्कृति को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। मंत्री जोशी ने BIS अधिकारियों से आग्रह किया कि वो आगामी 14 और 15 जून को देहरादून में आयोजित होने वाले कृषि महोत्सव में किसानों के साथ एक विशेष वर्कशॉप का आयोजन करें, जिससे किसानों को मानकों की जानकारी मिल सके। अक्सर देखने में ये आता है कि लोगों को गुणवत्ता के बारे में जानकारी न होने के कारण कुछ ठगे जाते हैं। अच्छी क्वालिटी का अगर चावल नहीं खा रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का आटा नहीं खा रहे हैं या अन्य कोई खराब पदार्थ नहीं खा रहे हैं, निश्चित रूप से उसको नुकसान होगा। अच्छी क्वालिटी के कपड़े नहीं पहन रहे हैं, हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, उससे उसकी जान जा रही है। क्योंकि इसके लिए लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है और आज इस अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया है। वहीं कृषि को भी इससे जोड़ा गया है, क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है और किसान को अगर उसकी बीज की गुणवत्ता सही नहीं, बीज सही नहीं मिल रहा है। नगर निगम के सभी पार्षदों ने महापौर दीपक बाली के विकास कार्यों की सराहना की और पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा की आलोचना की। पार्षदों ने कहा कि 100 दिन का में महापौर ने 63 करोड़ रुपए के काम शुरू किए, जबकि पूर्व विधायक ने 20 साल में विकास में कोई योगदान नहीं दिया। पार्षदों ने कहा कि महापौर पारदर्शी और सभी वार्डों के विकास में समान रूप से लगे हुए हैं। धन्यवाद करना चाहिए कि आप इस तरह से काम को सहयोग से बाली ने जो है जनता का प्रयास था कि जनता ने लिखित रूप में उन्हें प्रस्ताव दिए कि भाई हमारे चौराहों का नाम बदला जाए और उन्हीं ने उसी हिसाब से काम करा। बोर्ड में हमारे पास लाए, पार्षदों से कहा भाई ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सब लोगों ने हमने सहमति थी, तभी वो चौराहों का नाम बदला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बाली जी खुद अपने आप करके अपने निर्णय ले रहे हैं कि सब मुझे खुद करना, नहीं ऐसा नहीं है, सब पार्षदों का इसमें सहयोग है और बोर्ड का प्रस्ताव पास है। ये ऐसा है, ये काशीपुर हमारा है और हमारे वर्तमान विधायक त्रिलोक सिंह दीमा जी दिल के दरिया दिल विधायक हैं। उनके पास जो भी जाता है वो भी काम करते हैं और हमारे त्रिलोक सिंह विधायक जी एक ऐसे महापुरुष हैं और ऐसे सज्जन व्यक्ति हैं, वो कहीं ना कार्यकर्ताओं की सुनते हैं और कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलते हैं। और जो हमारे पूर्व विधायक हैं, कहीं ना कहीं उनको भी सोचना चाहिए कि जो आज चौराहों का लिए जो बात आ रही है, चौराहे पर जो आज नाम रखे गए हैं, ये जनता के लिखित में प्रस्ताव में आए हैं और बोर्ड की प्रस्ताव पास हुए हैं। इसमें सभी समाज के लोगों ने लिखित में दिया है और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को प्रस्ताव गए हैं और प्रस्ताव पास तो हो ही चुके हैं, समझिए। और उसके बाद सब चौराहों का निरीक्षण किया गया है, उसमें सारे अधिकारी थे। इसमें नाम बदले जा रहे हैं, कहीं किसी को आपत्ति नहीं है। विधायक जी को केवल मुझे लगता है कि एक चीमा चौराहे से ही होगी आपत्ति जहाँ तक है, और बदलने में कोई अच्छा नाम रखा है, गुरु गोविंद सिंह जी का नाम रखा हुआ है तो अच्छा ही नाम रखा हुआ है, कोई बुराई नहीं है उसमें। और ऐसा था तो उन्हें बैठ के बात कर लेनी चाहिए थी। वहीं ऊधम सिंह नगर के बाजपुर की महिला अपने परिवार के साथ गर्जिया देवी मंदिर दर्शन करने गई थी, जहां 2 महिला चेन लुटेरों ने उनकी चेन लूट ली। महिला की बहन की चेन बच गई जब उसने उस लुटेरी का हाथ पकड़ लिया। महिला ने पुलिस चौकी में शिकायत की, लेकिन पुलिस कर्मियों ने सहयोग नहीं किया। बाद में खोई हुई चेन लेने के लिए महिला कोतवाली गई, जहां उसकी तहरीर लिखी गई और CCTV फुटेज भी खंगाले गए। रविवार 1 तारीख को ना मंदिर परिसर में हम गए थे, गर्जिया माता की मंदिर परिसर में। फिर एक लेडीज हमारे साथ साथ आई, फिर मैं खड़ी थी, मेरे पीछे खड़ी थी, मुझे पता नहीं चला फिर कब चेन लेके चली गई। फिर हमारी बहन भी थी, उनकी भी चेन खींची तो उन्होंने हाथ पकड़ा उसका, फिर वो छुड़ा के भाग गई। चेन तो उनकी मिल गई, मेरी चेन लेके गायब हो गई। फिर हमने पुलिस चौकी वहाँ पे लिखवाया तो उन्होंने ऐसी नोट कर ली करी, मिलेगा तो नहीं, सोने की चीज नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ, आप सीसी फुटेज में देख लो। फिर हमने सीसी फुटेज में भी देखा। ये गर्जिया मंदिर कैंपस में 3 दिन पूर्व एक महिला से चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी।
इस संबंध में हमारे द्वारा आवश्यक जानकारी की जा रही है और आज इस संबंध में पीड़ित महिला द्वारा तहरीर प्राप्त कर ली गई है। मुकदमा दर्ज कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए। मसूरी नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ अधिवक्ता आर.डी. गुप्ता द्वारा मारपीट मामले में कार्रवाई नहीं किए जाने पर मसूरी नगर पालिका परिषद में कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया। कर्मचारियों ने मसूरी पुलिस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए एसडीएम कार्यालय तक विरोध रैली निकाली। मसूरी नगर पालिका कर्मचारी संघ ने एसडीएम मसूरी कुम जोशी को ज्ञापन देकर कर्मचारियों की सुरक्षा के साथ अधिवक्ता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस पर थोड़ा प्रेशर बनाया जाए। पुलिस से अभी मेरे को उन्होंने फ़ोन किया है कि अपने जिस कर्मचारी के साथ अभद्रता हुई है कुलडी थाने में भी बुलाया है कि उस पर दोबारा से बयान दर्ज होंगे, तो हम अभी वहीं पे बयान दर्ज कराएंगे। फिर उन्होंने बोला है कि हम ज़्यादा जल्दी से जल्दी उसको धर पकड़ के उस पर जो भी अग्रिम कार्रवाई उनकी लीगल होगी वो करेंगे। आएंगे ना हिला वाली होगी तो हम अपना प्रेशर बनाने की कोशिश कर ही रहे हैं। वो देख भी सकते हैं हम मॉल रोड में किस तरीके से चक्का जाम हो गया जब से बैरियर बंद हुआ है, तो पुलिस भी इस चीज़ को समझ रही है, खुद ही प्रेशर में आ रखे हैं। तो उन्होंने हमसे जो वादा किया कि शाम तक हम कर लेंगे, 2 घंटे में कर लेंगे, तो हम निरंतर उन पर प्रेशर बना के रखें। कह सकता है राजनीति से, लेकिन मेरे लिए तो ये कि मेरे कर्मचारी पे किसी ने भी हाथ उठाया, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे नॉन राजनीतिक हो, तो उस पर हम तो एक कठोर कार्रवाई करेंगे। अगर हम चाहते तो हमारे कर्मचारी उससे मारपीट कर लेते हैं, लेकिन किसी ने नहीं करी, तो हम पुलिस से ये रिक्वेस्ट करते हैं अगर आप अभी कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर अगली बार कोई और अप्रिय घटना हो जाएगी, तो उसके लिए जिम्मेदार प्रशासन है। पालिका कर्मचारी जन सेवा से जुड़ा हुआ कार्य देखता है और बैरियर पे जो वारदात हुई है उसके तत्काल हमको सूचना मिली। मैं वहाँ पे पहुँचा और मैंने देखा तो वहाँ पे स्थिति बहुत खराब हो गई थी और फिर तत्काल हमने अपने उच्च अधिकारी को इसकी सूचना दी है। उसके बाद सारे कर्मचारी लोग वहाँ एकत्रित हो गए थे। उसके बाद हम लोग थाने में गए, थाने में हमने एफआईआर दर्ज करी, लेकिन थोड़ा सा कहने में मुझे तकलीफ हो रही कि काफ़ी समय बाद हमारा मुकदमा कायम हो पाया और मुकदमा कायम होने के बाद टीम उनके घर पे गई, लेकिन अभी तक उनका मेडिकल नहीं हो पाया, जिसका हमें खेद है। हमारे कर्मचारी का तत्काल मेडिकल हो गया था। इससे हमारे कर्मचारी में एक भय का वातावरण पैदा हो गया और कर्मचारी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो हमारा प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से, पालिका प्रशासन से ये हमारा निवेदन रहेगा कि तत्काल हमको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। हमारे कर्मचारी ऐसी स्थिति में कार्य करने में असमर्थ महसूस हो रहे हैं और असहाय महसूस कर रहे हैं। काफ़ी दूर गाड़ी खड़ी थी, गुप्ता जी आए, उन्होंने कहा कि इस गाड़ी को हटाओ। मैंने उनको कहा, मैंने कहा गुप्ता जी ये गाड़ी जो है ये काम पुलिस का है, मेरा काम तो है ही नहीं, मेरा काम यहाँ का है, मैं यहाँ से पर्ची काट के, अब नो एंट्री है, वैसे पर्ची काट नहीं सकते हम। और वो आया, उन्होंने 4-5 थप्पड़ मार दिए और फिर मैंने अपना बचाव करा और फिर मारता रहा, फिर गला भी पकड़ दिया। इतनी सी बात हुई। शहर के लिए दुर्भाग्य वाली बात है, एक कर्मचारी अपनी ड्यूटी कर रहा है और अगर आप उस पर तानाशाही कर रहे हो, उसके कान पे थप्पड़ मार रहे हो या उसका कॉलर पकड़ रहे हो, ये तो कर्मचारी का सरासर शोषण है। ये तो एक बुद्धिजीवी व्यक्ति को, जो कि वो एडवोकेट हैं, सीनियर सिटीजन भी हैं शहर के, तो उनको थोड़ा सोचना चाहिए था। वो तो एक समझदार व्यक्ति हैं, एक अच्छे व्यक्ति में उनका नाम है, लेकिन उनके द्वारा कर्मचारी के साथ एक हाथापाई करेंगे तो ये तो बहुत बुरी बात है। इसको तो कर्मचारी कभी बर्दाश्त ही नहीं करेगा, क्योंकि हमारे नगर पालिका के मैक्सिमम कर्मचारी हमारे फील्ड में काम करते हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे ट्रैक्टर ड्राइवर हो, ट्रक ड्राइवर हो, बिजली वाले हो या गैंग वाले हों, तो मैक्सिमम हमारा कर्मचारी जो फील्ड में काम कर रहे हैं, हम तो पब्लिक हित में काम कर रहे हैं ना। पब्लिक का आदमी हमारे कर्मचारी गला पकड़ के मतलब मारेगा, उसको कैसे सहन करेंगे कर्मचारी? हम किसी तरीके से सहन नहीं करेंगे। अभी हम एसडीएम महोदय को हमने ज्ञापन दिया है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आज शाम तक अरेस्टिंग हो जाएगी। हम माननीय अध्यक्ष जी महोदय से भी मिल के आए, अभी हम पुलिस प्रशासन के पास भी जा रहे हैं। अगर ये इस पर अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग कर्मचारी मजबूर होंगे कि हम सारे अपने कार्यों को बाधित कर देंगे, बिल्कुल ठप कर देंगे। हमारे एक पालिका के कर्मचारी के साथ एक व्यक्ति ने ऑन ड्यूटी रहते हुए जो है अभद्रता करी, मारपीट करी है। तो इसमें मेरे द्वारा इंस्पेक्टर और ईओ नगर पालिका दोनों से बात कर ली गई है और मुकदमा भी दर्ज करा लिया गया है। हम इसमें जो मैक्सिमम पॉसिबल इनके लिए पनिशमेंट होता है उसको सुनिश्चित करवाएं। ये भय की बिल्कुल बात नहीं है। एसडीएम मसूरी, एसएचओ मसूरी, ईओ मसूरी सभी यहाँ पर आप लोगों की सुरक्षा के लिए ही हैं। कोई भी ऐसी समस्या आती है तो आप तत्काल हमारे पास आ सकते हैं। राहुल गांधी ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाते हुए उन्हें नरेंद्र सरेंडर कहकर संबोधित किया, जिसे लेकर मसूरी में भाजपा कार्यकर्ता, भाजपा मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल के नेतृत्व में राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और उनका पुतला फूंका गया। इसके अलावा राहुल गांधी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की भी बात कही गई है। रजत अग्रवाल ने कहा, राहुल गांधी का ये बयान उनकी हताशा और भारत की सैन्य शक्ति को कमजोर करने की कोशिश को दर्शाता है। के पास बहुत सम्मानजनक पद है एक अपोजिशन लीडर का,
उनको उस तरीके से ही बात करनी चाहिए। लगता ही नहीं है कि कोई अपोजिशन लीडर जो है बात कर रहा है और इस तरीके की अपमानजनक टिप्पणी भारत के प्रधानमंत्री पर करना और हमारी सेना के ऊपर करना, ये बहुत ही शर्मनाक है। वो कहते हैं मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, लगता नहीं है ऐसा कि कहीं इस तरीके की, जिस तरीके की उनके शब्द होते हैं, वो शब्द इस तरीके के होते हैं जो एक बहुत ही निचले स्तर का आदमी बात करता है। जिस तरीके का अपोजिशन लीडर को बात करनी चाहिए वो उनके अंदर बिल्कुल भी क्वालिटी नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत शर्मनाक है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए सदन के सामने। हम सब उसका जो है निंदा करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री, सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी करी है, आपत्तिजनक शब्द जो इस्तेमाल करें, उसका पूरा देश निंदा करता है, भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। ये साफ दर्शाता है, दिखाता है कि राहुल गांधी विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं है। उनकी बुद्धिमत्ता क्या है, उनकी सोच क्या है, उनके शब्दों से दर्शाई जाती है। उनके शब्द न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अपमानजनक हैं, बल्कि भारत सेना का भी उन्होंने अपमान किया है। जहां एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सीज फायर करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और सेना द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को सुधारा गया, देश की अर्थव्यवस्था को बरकरार रखा गया, अमन शांति की बात करी गई, वहीं राहुल गांधी द्वारा इसको सरेंडर की बात कहते हुए इसको राजनीतिक तूल पकड़ने की बात उनके द्वारा की गई। शहर में, देश में पूर्ण रूप से भ्रामक स्थिति पैदा करते हुए, एक भिन्न स्थिति पैदा करते हुए टकराव की स्थिति पैदा करने का प्रयास किया गया राहुल गांधी द्वारा, जिसका हम पूर्ण रूप से निंदा करते हैं। उत्तरकाशी में प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना विषय पर व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम संपन्न हुआ। गंगोत्री, यमुनोत्री धाम समेत जिले के सभी नगर निकायों और ग्राम पंचायतों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर कार्यक्रम किया गया, जिसकी शुरुआत स्वच्छता शपथ से हुई, जिसमें अधिकारियों, कर्मचारियों, सामाजिक संगठनों, महिला समूह, बच्चों और युवाओं ने भाग लिया। नवनियुक्त जिलाधिकारी निकिता खंडेलवाल ने टिहरी में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। हिंदी खबर के संवाददाता से खास बातचीत में डीएम ने कहा कि उनकी प्राथमिकता रहेगी कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो, सरकारी योजनाओं को धरातल पर लाया जाए। आई थिंक चुनौतियां हर जनपद में रहती हैं और मुझे लगता है कि मेरे से पहले जितने भी जो जिलाधिकारी काम करके गए हैं, तो मेरा यही एक मोटिव रहेगा कि उनके काम को हम आगे बढ़ाएं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि समय समय पर सरकार द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो निर्देश होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सर्विस की डिलीवरी को एफिशिएंट बनाएं, पब्लिक सर्विस डिलीवरी को, और सरलीकरण की ओर जाएँ ताकि लोगों को काफ़ी मतलब आसानी हो सरकार की स्कीम्स पाने में, तो उसी पर हमारा मेन फोकस रहेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड, जहां प्रकृति